तो बेटा मैंने कल आप लोगों से बोला था, बच्चों सुनो, स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, कि ठीक है बेटा ख्वाहिश, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है बेटा, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों मेरे। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना। तो कॉन्शियसनेस तो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। अगर वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, तो कॉन्शियसनेस उसमें होगा। तो कॉन्शियसनेस हो गया क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर। अब देखो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है। कल हमने बोला था कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। न्यू एनिमल्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। फ्यू एनिमल्स आर, बिल्कुल बेटा, फ्यू एनिमल्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। सर ये कब करवाया? कराया नहीं था बेटा, आज क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा। मैंने लिखा है, देखो पहले से लिखा हुआ है। therefore we can say therefore we can say living organisms are self replicating। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब क्या? डीएनए रेप्लिकेशन होगा और ग्रोथ होगी, मतलब कि नंबर बढ़ना। सर स्क्रीन का कलर ब्लैक कर दो। हाँ अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये डिस्टर्ब ना हो जाए। तो क्या बोल रहा था मैं? Therefore we can say living organisms are self replicating, evolving, उसमें इवोल्यूशन होता है बेटा, and self regulating interacting system which capable of responding to external stimuli। ये ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हो गई क्या? Therefore लिखा हुआ स्टेटमेंट, we can say living organisms are self replicating, evolving, and self regulating interacting system capable of responding to external stimuli। क्लियर? नोट करना है सर ये सब? हाँ बेटा, ये सारा स्टेटमेंट नोट करना है आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट में है एंड पास्ट एंड फ्यूचर, सारे ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टुगेदर या वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। और वो डीएनए होता है बेटा सभी, फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, सभी में डीएनए पाया जाता है बेटा। कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, बट वैरिंग डिग्री, मतलब कि उसकी डिग्री अलग अलग होती है, मतलब जीन्स अलग अलग होते हैं। बेटा रिपीट क्या करना है, मैं यही पढ़ रहा हूं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड वन अनदर, शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, दैट इज डीएनए, बट वैरिंग डिग्री, मतलब जीन्स अलग अलग होते हैं लेकिन डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर हो सकता है बेटा वेरिएशन का। लिविंग बीइंग पोसेस वेरिएशन एंड हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। सर ये किसकी डेफिनेशन है? ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अक्षत बेटा ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, अब कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो बच्चों, कॉपी कर लो तो फटाफट। फर्स्ट वाली रिपीट कर दो खुशी। तो एक ही स्टेटमेंट पूरे 10 मिनट में सर अगेन बता दो। आपने बाद में ज्वाइन किया है सगुन, ये गलत बात है बेटा। टाइम से बिल्कुल एक मिनट लेट भी क्लास ज्वाइन मत किया करो, उससे बहुत नुकसान होता है। मैंने लिखा है देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, वो मैंने कल ही समझा दिया था। देयरफॉर वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग,
ड्यू टू इंटरनेट इशू, ठीक है। Therefore we can say living organisms are self replicating, मतलब खुद ही मल्टीप्लाई करता है वो, इवॉल्विंग, उसमें इवोल्यूशन होता है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करता है, इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। दूसरा लिखा है मैंने बेटा, और कॉपी करते रहो सब लोग। ऑल ऑर्गेनिजम्स, सर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि ये एक सेल है, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है कि खुद को रेगुलेट कर रहा है, मतलब ये जो कुछ भी काम करेगा उसके लिए एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी फूड से ले लेगा, वो बाहर से फूड लिया और एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस एनर्जी का यूज करता है, खुद को रेगुलेट करता है, सरवाइव कर पाता है वो, समझ रहे हो खुद। अब हमारे अंदर क्या है, ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो ये सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं बेटा, इंटरेक्टिंग, रेगुलेटिंग। सर सेकेंड पॉइंट बोलना एक बार, क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ बोलता हूं, रुक जाओ, पहले एक तो बता लूं। रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे मान लो हम दौड़ लगाना शुरू कर दें, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोचो जरा, सब लोग सुनो ध्यान से। अगर एकदम से मैं भागना शुरू करूं तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तेजी से चलने लगेगा, ब्लड को फास्ट करने के लिए बेटा हार्ट की बीटिंग फास्ट हो जाएगी। अब ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करने के लिए लंग्स जो है, लंग्स में ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है सरवाइव होना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया बच्चे, जिसने पूछा था, जिसने पूछा था बेटा, समझ में आ गया? बोल दो, नहीं बोलना, चल ठीक है कोई बात नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है मैंने बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड one another by sharing a common genetic material that is DNA, but varying degree, मतलब जीन्स अलग अलग होते हैं। वेरिएशन नेक्स्ट फीचर है। सर एडॉप्टेशन की डेफिनेशन, अभी रुक तो जा बेटा, अभी एडॉप्टेशन बताया नहीं मैंने। वेरिएशंस, लिविंग बीइंग possess variation and have the ability to evolve with time, ठीक है, ये इसको और ज्यादा हम लोग प्लस टू में पढ़ेंगे। सर अगर जीन्स अलग अलग हैं तो डीएनए सेम कैसे हो सकता है? अच्छा, पेपर और स्याही अलग अलग एक ही है, लेकिन बुक अलग अलग नहीं हो सकती। किसने पूछा था बताना जरा? पेपर और स्याही सेम है बेटा, पेन, अलग अलग बुक नहीं हो सकती, साइंस की, मैथ की, एसएसटी की। सर ये सर 2 पॉइंट का, सर बट उसका ये क्या लिंक, क्योंकि मटेरियल, मटेरियल जिसका वो पेपर बना है, जिसका वो पेपर बना है और पेन बना है, वो तो सेम है ना सभी बुक में, जो स्याही है उसका इफेक्ट अलग अलग है। यस सर, सारा कॉन्शियसनेस का पार्ट है, कॉन्शियसनेस भी है बेटा, और सारे कैरेक्टर्स इसमें आ गए। सर ये किसकी डेफिनेशन है, कहां पे? पर्व, अभी तुमको, पर्व कौन है, ज्वाइन कब किया? अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? अब बेटा बता, 15 मिनट क्लास बीत चुकी है और मैं अभी बताऊं किसकी डेफिनेशन है? ऑर्गेनिजम्स के बारे में चल रहा है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सारी बात हो रही है।
बिल्कुल बेटा, निष्ठा। उसका केमिकल कंपोजिशन की बात हम कर रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डीएनए आर सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं सारा पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, सारा पढ़ता हूं, उसके बाद दोबारा अब नहीं पढ़ने वाला। 15 मिनट बीत गया बेटा, 15 मिनट में, 15 मिनट्स में बेटा केवल इतना करोगे तो इस हिसाब से 5 साल लग जाएंगे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होने में। मैं बता दे रहा हूं, 5 साल भी कम पड़ जाएगा। अलग अलग बच्चे पूछ रहे हो ये क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है, एक बार में समझो। Therefore we can say living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। explain कर चुका हूं मैं। all organisms present, past, future are linked one another by sharing a common genetic material that is DNA but varying degree। अलग अलग जीन्स होते हैं, कुछ नहीं था इसमें, रट लो, ठीक। variations, living being possess variation and have the ability to evolve with time। ठीक है बच्चों, एडॉप्टेशन को मैंने नहीं लिखवाया है। क्लियर, यहां तक क्लियर है? हेडिंग दो, एडॉप्टेशन। मीन्स क्या होता है बेटा? टू एडजस्ट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है बेटा उसके साथ एडजस्ट करना ही क्या है, क्या है बेटा? एडॉप्टेशन है। तो लिखिए, अब मैं, लिखो, नहीं तो बार बार पूछोगे कि वो क्या लिखा है। बेटा लिखो, मैं बोल रहा हूं बेटा, यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशंस and behavior, useful variations and behavior, useful variation and behaviors help organisms, help organisms, help organisms to adjust well, to adjust well and successfully, help organisms to adjust well and successfully in its environment, and successfully in its environment are called adaptation, are called adaptation। कोई एग्जांपल लेते हैं बेटा, एडॉप्टेशन का कोई एग्जांपल लें। जैसे देखो, स्नेक थे, सांप, पहले क्या थे बेटा, उनके पास रेप्टिलिया में आते, इनके पास रेप्टाइल्स में पैर होता है बेटा, लिम्स पाए जाते हैं, जैसे लिजर्ड है, इस स्नेक में भी था, लेकिन वो बरोइंग एनिमल्स थे, है ना, बरो बना के रहते थे, मतलब बिल बना के मिट्टी में रहते थे। तो उनका पैर जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जो लिम्स थे, तो धीरे 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 लिम्स डिसअपियर हो गए। ये है एडजस्टमेंट, मतलब एडॉप्टेशन। ठीक है। अब क्या है, हमारे फूड में आज जो हम खाते हैं बेटा, जो भी फूड आज हम खाते हैं वो हाई, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, फर्टिलाइजर्स उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। आज के 50 साल का के पहले का जो लोग हैं, जो थे, अगर वो आज एकदम से अचानक आ जाए, मान लो, इमेजिन करो, और आज का खाना वो सिर्फ सिंपल खाना अगर खा लें, चपाती सब्जी खा लें, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी ह्यूमन टेल, हाँ ह्यूमन टेल भी एग्जांपल है, क्योंकि बेटा धीरे 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 टॉक्सिक
केमिकल्स बढ़े हैं ना फूड में, एकदम से तो बढ़े नहीं, तो हमारी बॉडी धीरे 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 अडॉप्ट करती चली गई, ठीक है ना, एडॉप्टेशन। अब जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है बेटा कोरोना का, वो एडॉप्टेशन ही तो है एक तरह से, कि पहले हम वैक्सीन दे दिए तो हमारी डब्ल्यूबीसी पहले से रेडी है, तैयार हो जाएंगी, एडॉप्ट हो जाएंगी, अगर सचमुच का वायरस आया तो उसको मार मार देंगी, समझ रहे हो। तो एडॉप्टेशन ये भी एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, एडॉप्टेशन इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां तक हो गया बच्चों, क्लियर। अब चलते हैं बेटा दूसरे तरफ, हमारे उसका दूसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्या लिख रहा है बच्चे, क्या लिखा था आपने, वायरस म्यूटेशन भी एडॉप्टेशन का एग्जांपल है, हाँ बेटा, उसको जितना हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें भी एडॉप्टेशन हो रहा है, वायरस में भी हो रहा है, लेकिन वायरस वैसे लिविंग नहीं है, मैं बता दूं, वो म्यूटेशन के थ्रू हो रहा है एडॉप्टेशन बेटा, है ना, एक ऐसा म्यूटेशन होगा कि सारा वायरस खत्म भी हो जाएगा, वो मे भी यही होगा, तभी जाएगा भी वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बेटा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अगला टॉपिक आपका है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सर वो फिर कैसे एडॉप्टेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है अगर वायरस, बेटा मैं उसको लिविंग में कंसीडर ही नहीं करता, और न ही वो एडॉप्टेशन है, वो लिविंग है ही नहीं, वो म्यूटेशन अपने आप हो रहा है और वो चेंज हो रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल, मत जाओ उधर, वो लिविंग नहीं है, उसको तो मैं लिविंग से अलग ही कर दिया, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं शो करता वो, एडॉप्टेशन भी जब कॉन्शियसनेस नहीं है तो कैसा एडॉप्टेशन, वो तो जस्ट जेनेटिक मटेरियल में चेंजेज है उसका, नहीं बोलेंगे उसको एडॉप्टेशन, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो बेटा डाइवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक एरिया है, इस एरिया में ए स्पीसीज के कुछ लोग रहते हैं, ए स्पीसीज है एक, कुछ लोग रहते हैं, इसी में बी के भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ बी के लोग रहते हैं, बी ये अलग स्पीसीज है, ठीक है, कुछ सी के भी लोग रहते हैं, ठीक है, सी के लोग रहते हैं कुछ, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल मेंबर्स कितने होंगे, इंडिविजुअल्स, टोटल इंडिविजुअल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, टोटल 15 हो गए, लेकिन ए वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, बी के कितने लोग हैं बेटा, 1 2 3 4, सी के कितने हैं, 1 2 3 4, बी के 5 लोग हैं, बी के 5 लोग हैं, और सी के हैं कितने, 4, तो टोटल कितना हो गया बेटा 15। तो देखो यहाँ पे इस एरिया में बेटा हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्पीसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है यहाँ पे बताओ बच्चों, 3 है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझते हो आप लोग, यहाँ पे 3 स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन हाँ और स्पीसीज 3 है बेटा, और अलग अलग स्पीसीज के इतने इतने लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्पीसीज की पॉपुलेशन है,
तीन तरह का पॉपुलेशन है, याद रखना। पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीसीज को कंसिडर करते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है अभी। पॉपुलेशन मीन्स क्या? सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जितने भी हैं वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, और कई पॉपुलेशन मिलके बेटा कम्युनिटी बनाती है, तो ये पूरी कम्युनिटी है, समझ रहे हो? तो डाइवर्सिटी किसको एक्चुअल में बोलेंगे हम? मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी तो बहुत है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं यहाँ पे, डिफरेंट बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बेटा नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो स्पीसीज को भी कंसिडर कर रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी कंसिडर कर रहा है बेटा, ऐसा लिखा है। मतलब क्या? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिखिए, डाइवर्सिटी में लिखिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा, हेडिंग दोगे आप, बायो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हेडिंग दो, बायोडाइवर्सिटी, एक छोटा सा हेडिंग दो बेटा, बायोडाइवर्सिटी, और लिखिए नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, number and type of organisms present on earth, number and type of organisms present on earth, present on earth refers to, number and type of organisms present on earth refers to biodiversity, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? क्लियर? ठीक है, चलो चलो देखो बेटा, अब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑन अर्थ लेकिन कितने हैं ये, 1.7 to 1.8 मिलियंस, लेकिन क्या नोन, जिसके बारे में हमने पता लगा लिया है बेटा, नोन की बात कर रहे हैं, मतलब अननोन भी अभी बहुत सारे हैं, 50 मिलियन के आसपास है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर नोन की बात करें तो 1.7 to 1.8 मिलियंस, और ये बात हम कर रहे हैं बेटा स्पीसीज की, नॉट अ नंबर एक्चुअली, ठीक है? इतना मिलियन क्या है, ये स्पीसीज है, स्पीसीज। आउट ऑफ दिस 1.2, ये जितना है बेटा 1.7 to 1.8, आउट ऑफ दिस 1.2 and 0.5 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। आप हमें बताओगे कि 1.2 वाला प्लांट्स होगा कि एनिमल्स होगा? कुछ आइडिया? एनिमल्स, एनिमल्स, वेरी गुड, गुड बेटा, प्लांट्स नहीं बेटा, ये एनिमल की स्पीसीज है। 9th में आपने पढ़े थे, पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? लार्जेस्ट किंगडम ऑफ, फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, और उसमें भी कौन ज्यादा, इंसेक्ट्स। मतलब बेटा, हाँ मतलब बेटा जितने भी एनिमल्स है ना उसका 70% तो इंसेक्ट होते हैं केवल। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट, वंस बेटा, शाबाश, वेरी गुड।
याद है आपको? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज है बेटा। 0.5 मिलियन जो है ये प्लांट्स की स्पीसीज होती है। स्पीसीज में प्लांट्स कम है बेटा। ठीक है, अब क्या है कि इनको इतने सारे जो स्पीसीज हैं बेटा, इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। क्यों? इनका कुछ अगर मान लो इनसे जो बेनिफिट होगा, इनके बारे में जानेंगे, मेडिसिनल है क्या है कैसा है, तो हमको हमको नॉलेज उसके बारे में रहेगा, तभी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। या अगर उनका कोई साइड इफेक्ट है तो उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, ताकि सभी प्लांट्स के बारे में हमें, सभी एनिमल्स के भी, आर्थ्रोपोडा फाइलम उसके भी, इंसेक्टा क्लास में। बिल्कुल बेटा गोपाल, सही बात है, सही बात है। चलो, तो अब आता है बेटा सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ अगर मूव करें हम एनिमल्स के या प्लांट्स के, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो सबसे पहले आएगा बेटा टैक्सोनॉमी। क्या आएगा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी लिखिए, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, आराम आराम से बोल रहा हूं, लिखो सब लोग। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके कैरेक्टर्स के बेस पे, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, all living organisms, all living organisms, based on characteristics, all living organisms can be classified into, can be classified into different taxa, different taxa, different taxa। ठीक है, this process is called, this process is called taxonomy। ठीक है, टैक्सा मीन्स स्मॉल ग्रुप विपिन। नहीं बेटा, पहले हम टैक्सा को आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। टैक्सा को मैं बताऊंगा पहले, नहीं समझ में आएगा फिर आप लिखना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें अगर हम, तो कंट्री है बेटा कई सारे, तो कंट्री क्या हो गई? एक टैक्सा हो गई। उसके बाद आते हैं, इसमें मान लो इंडिया भी तो आएगा, इंडिया, ठीक है, थाईलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अमेरिका। लेकिन ये तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम हो गया बेटा, लेकिन इनकी, इनका एक लेवल क्या है? डिफरेंट कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री एक टैक्सा है। अब मान लो एक किसी कंट्री में चले गए, इंडिया में आप चले गए, तो इंडिया में अगर चले गए आप, तो वहां पर स्टेट्स मिलेंगे आपको बहुत सारे। तो स्टेट्स क्या हो गए बेटा? टैक्सा। स्टेट एक टैक्सा है। अब मान लो हरियाणा में चले गए आप, ये क्या है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, आओगे? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट भी क्या है बेटा? एक टैक्सा है, कैटेगरी है। डिस्ट्रिक्ट एक कैटेगरी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसे करनाल। तो टैक्सा क्या हो गया? एक ग्रुप है, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। कंट्री का कुछ कैरेक्टर होगा, आप एक शहर को कंट्री तो बोल नहीं सकते ना,
एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट बोल नहीं सकते ना, तो हर टेक्सा का अपना एक यूनिक फीचर होगा, हर टेक्सा का अपना एक यूनिक फीचर होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे आओ, सेक्टर्स। सेक्टर क्या है बेटा? एक टेक्सा है। हम कहा है? सेक्टर 6 में। ठीक है, तो ये इसी तरह से बेटा जो डिफरेंट टेक्सा डिवाइड किया गया है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। और वो क्या है? किंगडम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है बेटा, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो दीज आर द डिफरेंट टैक्सा और डिफरेंट कैटेगरी। बोलो बच्चों, सर टेक्सा की स्टडी को टेक्सोनॉमी बोलते हैं? बिल्कुल भाई, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ये जो हमने कैटेगराइज किया इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी बेटा। बात समझ में आई? जो जिस कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे वो है टेक्सोनॉमी। मैंने लिखा है, ये प्रोसेस को आप अंडरलाइन करोगे बच्चों, प्रोसेस को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, राइट? ठीक है, चलो। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें आएगा देखो, क्या क्या इसमें आएगा। इसमें आएगा, लिखिए, इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब उसके कैरेक्टर्स को पहले हम चूज करेंगे कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम आगे का क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा स्टेप है बेटा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाइड करने के बाद बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्लासिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कैरेक्टराइजेशन को डिस्क्रिप्शन भी कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, कैरेक्टराइजेशन को कैरेक्टराइजेशन ही बोलेंगे। नीट में इसी से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके दूसरे नाम मत छोड़ दो, ठीक है ना। ये स्टेप अभी मैं एक चीज और अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और लास्ट वर्ड लिखा हुआ है बेटा, लास्ट स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में टेक्सोनॉमी में, नोमेनक्लेचर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में फिर दोबारा मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग लिखो, उसके पहले लिखो एक और हेडिंग दो, सिस्टेमैटिक्स। क्या लिखोगे? सिस्टेमैटिक्स। हेडिंग दो सिस्टेमैटिक्स। हेडिंग दो बेटा सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमा मीन्स होता है बेटा सिस्टेमिक, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टेमा ग्रीक वर्ड है ये। सिस्टेमा मीन्स होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है सिस्टेमेटिक मीन्स, ठीक है। अब लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। सिस्टेमेटिक्स में बोल रहा हूं बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, it is the branch of taxonomy, full stop. It is the branch of taxonomy, full stop. Next point, it is the systematic arrangement of, it is the systematic arrangement of all the organisms. It is the systematic arrangement of
all the organisms with respect to similarity and differences between them, with respect to similarity and differences between them. It is the systematic arrangement of all the organisms with respect to similarity and differences between them. ठीक है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में सिस्टमेटिक्स में लिखेंगे हम। इट ऑल्सो इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इट ऑल्सो includes evolutionary relationship। देखो बेटा, सिस्टेमेटिक्स में क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है। बात समझ में आ रही है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है, और इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं हम लोग, है ना? उसको समझते हैं। जैसे देखो, पैंथेरा लिवो मतलब टाइगर, लिपर्ड और लायन, ये तीनों को देख के आप अलग अलग तो आइडेंटिफाइड कर लोगे ना, कि आपको लगेगा कि तीनों अलग अलग स्पीसीज है, और है भी, तीन स्पीसीज है बेटा, अलग अलग स्पीसीज है तीनों, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी है, स्पीसीज अलग है लेकिन सिमिलरिटी भी है, मतलब डिसिमिलरिटी भी है और सिमिलरिटी भी है, दोनों है। हाँ, जीनस सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। अब इनमें तो हमें लगेगा भाई कि ये इनका जो है ओरिजिन कोई कॉमन इनका एंसेस्टर हो सकता है, ये तो हमें लगेगा, लेकिन जिसको देखने से लगे ही ना, ठीक है, अब वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखो, चिंपैंजी है, ठीक है, चिंपैंजी और ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर बहुत काफी हद तक मिलता है, बहुत मतलब केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे हम, तो स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हम दोनों का कोई एंसिस्टर जो होगा वो कॉमन होगा। इसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या आगे इसको हम और क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे इसको? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलेंगे इसको, जिसमें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है। इसको और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे अभी आगे, और समझ रहे हो? मतलब हम वो सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करने करें जब हम, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसको कहाँ पे रखा जाए, तो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने के लिए बेटा कई सारे मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं, वो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आपने लिखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जेनेटिक्स क्लास 12th में है नहीं, इसी में है। रिलेशनशिप वो क्यों है उसका तो आंसर देगी +2 बेटा, लेकिन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं ये आपको यहीं पे समझना पड़ेगा। इसको और अच्छी तरह हम समझाएंगे और आगे। फाइलोजेनेटिक मतलब होता है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक का मतलब ही होता है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है? अब सुनो, जैसे आप देखो, यूनिसेलुलर तो अमीबा भी है और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी है। बहुत सारे बैक्टीरिया पानी में भी पाए जाते हैं, अमीबा भी पानी में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों का अंदर का स्ट्रक्चर देखो सेल के, एक यूकैरियोट है एक प्रोकैरियोट है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ही नहीं दोनों में। समझ रहे हो? सर साइड होना प्लीज।
सेम फाइलम। क्या सिस्टेमेटिक्स और फाइलोजेनेटिक में डिफरेंस? बेटा सिस्टेमेटिक्स डिपेंड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इट आल्सो इंक्लूड, सिस्टेमेटिक्स में इंक्लूड होता है वो। नींबू पानी है, पी लेंगे? नहीं, चाय नहीं बनेगी? चाय पीऊंगा मैं, ये नहीं पीऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। सर हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? अभी सारा आएगा, अभी रुको, वन बाय वन करके। खुशी सचदेवा, हाँ बेटा सारा मैं बताऊंगा, अभी आप देखो तो वन बाय वन करके चलते हैं हम। अभी रुक जाओ, अभी डाउट बताना, पूछूंगा मैं डाउट। यहां तक लिख लिए ना? यहां तक लिख लिया बच्चों? यहां तक हो गया? ठीक है, अब लिखो आगे। It include identification, nomenclature and classification. Identification, nomenclature and classification. अब देखो बेटा, अभी 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 आपने टेक्सोनॉमी में लिखा था क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तब नॉमेनक्लेचर लिखा था। मतलब ये क्लासिफिकेशन पहले लिखा था आपने, नॉमेनक्लेचर बाद में लिखा था। ठीक है, अब सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग हमने एक को तो हटा दिया, कैरेक्टराइजेशन को, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और तब क्लासिफिकेशन लिखा हूं मैं। आपके एनसीईआरटी में यही गिवन है, तो नीट के लिए बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग हम चलें। तो अगर सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग ऑर्डर पूछता है तो आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन लिखोगे, याद रखना है आपको। और अगर टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पूछता है तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तब जाके नॉमेनक्लेचर। आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये बात। ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक है, अब बेटा इसके बाद देखो, लीनियस ने जो है, लीनियस ने, सर ये सीरियल वैसे याद करने, हाँ बेटा इसको याद करना है, सीरियल नंबर इसका याद करना कि किसके बाद कौन सा है। ठीक है, इसको सिस्टेमेटिक्स को, सर सिस्टेमेटिक और टेक्सोनॉमी में भी यही डिफरेंस होता है? हाँ हो जाएगा बेटा। इस सिस्टेमेटिक्स को कैरोलस लीनियस ने बेटा एक बुक लिखी थी, बुक सिस्टेमा नेचर। ये बुक आपको याद रखना है, सिस्टेमा नेचर बुक लिखा था। हाँ, सिस्टेमा नेचर, लीनियस लीनियस ने लिखा था बेटा सिस्टेमा नेचर। उन्होंने अपने इस बुक में सिस्टेमेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। हाँ बेटा बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, कैरेक्टराइजेशन जो मैंने लिखा था ना, और आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, इसको अलग अलग पढ़ना है। अब तो सबसे पहले हेडिंग दो बेटा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को समझते हैं पहले, है ना, फिर लिखेंगे। मान लो एक रूम है बेटा,
चलो ठीक है। एक रूम में एक हाथी है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं। इनको भेजा गया कि आप जाओ, मतलब ये चारों लोग कौन है? टेक्सोनॉमिस्ट हैं। ये टेक्सोनॉमिस्ट हैं, इस एनिमल को क्लासिफाई करना चाहते हैं, मतलब इस एनिमल का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें कि इस तरह के सारे एनिमल्स को रखा जाए। समझ रहे हो सर? ये सिस्टेमेटिक की क्लासिफिकेशन है या टेक्सोनॉमी की? बेटा मैंने सिस्टेमेटिक में से तो बताया ही नहीं था, देख लो। तो चारों के बारे में बताएंगे तो सारे आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन, सॉरी, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं कि देखो ये एनिमल है, पहले ध्यान से मेरी बात सुनो, 2 लाइन में समझ में आ जाएगा, डाउट बाद में लिख लेना। ये एनिमल है, इसको क्लासिफाई करना है बेटा, तो इसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही तो क्लासिफाई करेंगे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कितना मुश्किल काम है कि कैरेक्टर को चूज करना। जैसे आपने 9th में पढ़ा है बेटा, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो कहाँ है? ये दोनों उड़ते हैं। स्कॉर्पियन नहीं उड़ता, नहीं उड़ता। क्रैब नहीं उड़ता, समझ रहे हो? क्रैब नहीं उड़ता, हाउस फ्लाई नहीं उड़ती, स्कॉर्पियन, सॉरी हाउस फ्लाई उड़ती है, और स्कॉर्पियन है, कॉकरोच है जो बहुत कम उड़ता है, ठीक है, मिलीपीड है, सेंटीपीड है, ये सब सारे हैं। तो इनमें देखो सिमिलरिटी है कोई? हाउस फ्लाई में स्कॉर्पियन में सिमिलरिटी है क्या? निस हाँ, आप सब लोग लिख रहे हो नो सर। तो हमें प्लीज बताओगे जरा कि किसके बेसिस पे इनको सेम फाइलम में रखा गया आर्थ्रोपोडा में? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, सबको क्यों आर्थ्रोपोडा में रखा गया है? नहीं नहीं, सेम फाइलम है ना इनका, इंसेक्टा की बात छोड़ो, सेम फाइलम है ना आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंट अपेंडेजेस एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब इस कैरेक्टर को देखना, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, नो नो, जो मैंने बोला वही। तो बेटा कितना मुश्किल काम रहा होगा कि इनमें वो कैरेक्टर आइडेंटिफाइड करना। अरे नहीं बेटा, इशू, नो नो, तो कितना मुश्किल काम रहा होगा बेटा, सेगमेंटेशन भी नहीं। अरे जो था वो मैंने बता दिया, आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी आपके पास रखी हुई है, मेन कैरेक्टर। मैं ये यहाँ पे क्यों क्या बताना चाहता हूँ बेटा, कितना मुश्किल काम रहा होगा उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाइड करना सभी में, जिसको सबको एक सेम फाइलम में रखा जा सके, उस फाइलम का कोई कैरेक्टर एक होना चाहिए। अब वही काम यहाँ भी है, देखो एक हाथी है इस रूम में और ये 4 लोग यहाँ पे हैं, इसके इसके कैरेक्टर को चूज करना है कि इसका कोई कैरेक्टर ऐसा हम चूज करें जिस ग्रुप में इस तरह के एनिमल को रखा जा सके। बात सुनना जरा। अब ए गया, ठीक है, मान लो चारों अंधे हैं, मान लो चारों अंधे हैं, नो, मान लो चारों अंधे हैं। बेटा मेलपिजियन ट्यूबुल की बात करते हो कि आर्थ्रो, ऑल मेंबर्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा हैव मेलपिजियन ट्यूबुल्स और नॉट? तो मान लेते हैं कि चारों के चारों अंधे हैं बेटा, इनको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है का मतलब क्या? वो मुश्किल है कैरेक्टर को चूज करना, इसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, दिखता नहीं है। और मान लो ये सचमुच के अंधे हैं, मान लो ये सचमुच के अंधे हैं, तो ए वाला इस रूम में भेजा गया ए को कि तू जा देख किया कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ग्रुप बनाना चाहिए। ये गया और दौड़ के क्या पकड़ लिया? इसकी पूंछ पकड़ लिया, तो कह रहा है कि तो हेयर ही है, इसको ऐसे एनिमल्स के ग्रुप में रखना चाहिए जो जिसमें बहुत ज्यादा हेयर पाया जाता है पूरे बॉडी पे। इसने पूंछ पकड़ा और उसको वही दिखा। दूसरा गया, बी वाला गया बेटा
और बी ने इसके पैरों को पहले पकड़ लिया, बाई चांस, अंधा है ना, तो वो कह रहा है तो पिलर लाइक है, पिलर लाइक, इसको पिलर लाइक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में डालना चाहिए ऐसा। सी गया और वो क्या किया, ट्रंक पकड़ लिया इसका, ये सूंड, और कह रहा है तो बड़ा मस्कुलर है, इसको ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए मस्कुलर ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का, उसमें रखना चाहिए। और डी गया और जंप लगा के कूद के चढ़ गया, इसके सर पे बैठ गया, कान पकड़ लिया, तो उसमें उसने कान ऐसे ऐसे हिलाया, तो उसने कहा ये तो फैन जैसा कुछ दिख रहा है ना, फ्लैट जैसा कुछ दिख रहा है, तो फ्लैट ऑर्गेनिजम्स में रखना चाहिए इसको। अब आप बताओ बच्चों कि क्या इनमें से कौन सही है, बताना जरा, इनमें से कौन सही है? कोई नहीं, शाबाश बेटा, इसमें से कोई नहीं सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं, कोई नहीं सही है। लेकिन बेटा बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो बेटा निष्ठा, बिल्कुल सही, कोई सही नहीं है, लेकिन इससे हमें क्या सीख मिली, हमको क्या लगा कि कैरेक्टर को चूज करना कितना मुश्किल काम होता होगा, और अगर कैरेक्टर हमने सही चूज नहीं किया तो वे ऑफ क्लासिफिकेशन आगे का पूरा खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और कैरेक्टर अगर गलत चूज किया तो वे ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन में लिखिए, 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, कैरेक्टराइजेशन में लिखो, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, it is the understanding of characters, it is the understanding of characters of an organisms, of an organisms, it is the understanding of, सर ये क्लासिफिकेशन का है, हाँ, नहीं नहीं, कैरेक्टराइजेशन मैंने लिखा है, कैरेक्टराइजेशन में लिखिए, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स such as external and internal structure of cell। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी बेटा, ये जो है कैरेक्टराइजेशन है, सॉरी, कैरेक्टराइजेशन है, थैंक यू बेटा, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, इट इज द सर सेल या बॉडी, सेल या बॉडी का, हाँ, ऑफ सेल्स और बॉडी, डेवलपमेंटल प्रोसेस सच एज external and internal structure of cell, comma, developmental process, comma, ecological information, ये मत पूछना अभी आगे आएगा, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जल्दी जल्दी कर बेटा, टाइम हो चुका है, फटाफट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिटरमाइंस, सर ये रिपीट कर दो प्लीज, देखो, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कॉमा, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बस एक लाइन लिखना है, जल्दी जल्दी, कोई जाएगा नहीं क्लास से अभी। सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिटरमाइंस, selection of characters determines the quality of classification,
द क्वालिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका बेटा अभी मैंने इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मैंने बोला है, तो ये भी तो कहा है कि आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट डे, उसका एक टॉपिक आएगा अभी, ठीक है। अब हेडिंग दे दो आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे बेटा रिश्ता, तो आप लोग बोलना हमें कि सर यहां से बताना है। आइडेंटिफिकेशन हेडिंग दे दो। ओके बेटा, बाय बाय। लिखो आइडेंटिफिकेशन हेडिंग दे दो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ओके बच्चों, बाय।